सरकार है वो मोदी सरकार बोली जाती है। मोदी ने खुद को एक ब्रांड के तौर पे स्थापित कर दिया है। इस दौर में मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा होना चाहिए जो उनको टक्कर दे सके। तो क्या लगता है इतने विपक्षी दलों में ऐसा कौन-सा चेहरा है जो मोदी चेहरे के सामने सटीक बैठ सकता है? केवल 2 चेहरे हैं, आदरणीय मायावती जी और दूसरा चेहरा है आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसके अलावा सारे चेहरे धूमिल हैं। इन चेहरों में दम नहीं है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी और फांसीवादी सरकार को दूर रखना, ये मंशा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हमें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। हम तो एक नारा भी देते हैं, जिस गठबंधन में हम नहीं, उस गठबंधन में दम नहीं। तो जब तक हम नहीं आएंगे तब तक इस गठबंधन में वो दम नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सके। तो मेरा ये कहना कि यूसीसी लाने से पहले इस देश में जाति व्यवस्था का विनाश करिए। ये जाति व्यवस्था इस देश में नासूर है। इस जाति व्यवस्था ने इस देश के विकास को रोका है। इस जाति व्यवस्था ने मानव मानव के बीच में जो है भेद करके रखा है और इस जाति व्यवस्था ने मानव मानव के बीच में नफरत फैलाई है। सबसे पहले इस देश में अगर कोई कानून आना चाहिए यूसीसी से पहले तो एबॉलिशन ऑफ कास्ट एक्ट आना चाहिए, ताकि इस देश में हम समानता की बात कर सकें। इस देश में जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही तो मानव को समझा जा रहा है और इसी के आधार पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ में हैं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, जो महासचिव और प्रवक्ता हैं एमआईएम से। इस वक्त हम उनके साथ में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे और तमाम जो उठापटक चल रही है राजनीतिक माहौल को लेकर, उसको लेकर भी बात करेंगे। जहां पर इस टाइम पे एक विपक्षी दलों का एक बैठक हुआ और उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की आना शुरू हुई और वो जो वहां से एक पीएम पद का दावेदार घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी फेस के सामने लड़ेगा, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरीके से बात की जाए, पटना में एक बड़ी बैठक हुई विपक्षी दलों की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी एमआईएम को नहीं बुलाया गया, लेकिन अन्य विपक्षी दल साथ में रहे। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से जिस तरह की बदली हुई परिस्थितियां हमें दिख रही हैं, उन बदली हुई परिस्थितियों में विपक्ष को मजबूत जो है अपना किरदार निभाना चाहिए, ताकि 2014 से इस देश में जिस तरह से फांसीवादी सरकार आई है और 2014 के बाद से इस देश में धर्म के नाम पर नफरत की जो लकीर और रफ्तार है वो उसने गति इतनी तेज कर ली है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत कर रहा है। तो ऐसी सरकार को और ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी और विरोधाभास बात यह है कि एक ऐसा विपक्ष तैयार किया जा रहा है जो आपस में ही सहमत नहीं है। चलिए ठीक है उस पर भी, लेकिन दो पार्टियां ऐसी हैं इस देश में जो एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे शोषित वंचित समाज कहा जाता है, जिसको सदियों से अधिकारों से वंचित रखा गया है। और इस क्रम में पहली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसने इस देश में शोषित वंचित समाज के अधिकारों के लिए मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में संघर्ष किया और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। और बहुजन समाज पार्टी को ना बुलाना बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है और वही लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। आदरणीय ओवैसी साहब के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई को जिस लड़ाई को मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरू किया। तो इस विपक्षी जो दल का बैठक हुई है, इस बैठक में ये दोनों ही पार्टियों को नज़रअंदाज किया गया है और नज़रअंदाज करने का तरीका इनका देखिए कि उन पार्टियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो एक समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। और एक बात हम खुल के कहते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को राजनैतिक अछूत ये मानते हैं और बहुजन समाज पार्टी को ये सामाजिक अछूत मानते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ी है और उस समाज में जिनको अछूत कहा गया है, तो आज बहुजन समाज पार्टी को सामाजिक अछूत के तौर पर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को राजनीतिक अछूत के तौर पर इन लोगों ने आमंत्रित नहीं किया। लेकिन इनकी जो मंशा है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी और फांसीवादी सरकार को दूर रखना,
ये मंशा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हमें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। हम तो एक नारा भी देते हैं, इस गठ जिस गठबंधन में हम नहीं, उस गठबंधन में दम नहीं। तो जब तक हम नहीं आएंगे, तब तक इस गठबंधन में वो दम नहीं होगी जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए दो समाज अगर एक साथ मजबूत मिल करके आते हैं, एससी समाज और मुस्लिम समाज अगर मिल करके आता है, वही जो एक कॉम्बिनेशन है, वो गठबंधन इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख सकता है और विपक्षी दलों को इस जो सामाजिक गठबंधन है उसका इन्हें आभास नहीं है, और आभास है भी तो वो हमें अपने साथ नहीं लेना चाहते हैं। हम एक बार फिर से खुल के कहना चाहते हैं कि ये जो गठबंधन के लिए काम चल रहा है, विपक्ष नया तैयार हो रहा है, महागठबंधन तैयार हो रहा है, वो गठबंधन तब तक अधूरा है जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन का अंग नहीं बन जाते हैं। सर, जिस तरीके से बात किया जाए लगातार ओवैसी जी पर जिस तरीके से जो बीजेपी और आरएसएस का बी टीम होने का जो आरोप लगता है लगातार, तो शायद ये भी एक बड़ी वजह रही हो इतना बुलाया ना जाने का। देखिए, बी टीम का टैग वही लोग हमारे ऊपर लगा रहे हैं जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ करके एससी समाज का वोट लेते हैं, मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं और सत्ता में बैठ करके एससी और मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं। ये वो लोग टैग हम पे लगा रहे हैं क्योंकि हम एक बुनियादी आवाज को उठा रहे हैं जो इस देश के संविधान की आवाज है। हम उन लोगों के अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं जो शोषित और वंचित हैं। तो ये बात बिल्कुल खुली है कि ये लोग एक ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जिसका ना कोई आधार है और ना ही इसकी कोई छत है। ये सब बिखरे हुए लोग हैं और इस बिखराहट को सिर्फ एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी ही दूर कर सकती है। सर, जिस तरीके से बात की जाए जब अभी अगर बात की जाए दलितों की बात की जाए, एससी एसटी ओबीसी की बात की जाए, तो लगातार जो विपक्षी दल हैं उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेके आए हैं और तमाम ऐसे मुस्लिम राजनेताओं को भी वो लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम की जगह या बहुजन समाज पार्टी की जगह पर उनके जो समाज के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको अपने साथ शामिल करके उनका जो है कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बात आपने सही कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी किस समाज का प्रतिनिधित्व करती है? उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जो शोषित वंचित है। हम भी उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अब जैसे आपने वो एक शब्द कहा, फिर से आप बोलिए जरा। दलित शब्द की बात कर रहे हैं आप, दलित शब्द नहीं, एक बात और आपने कही है। रिप्लेस जो करना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ये लोगों को आप देखेंगे कि ये लोग जिस तरह से पॉलिटिक्स इन्होंने की है, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कठपुतली हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हुए, उनको घोषित किया गया, तो कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए हों, लेकिन हमारा नेता राहुल गांधी है। तो इस मानसिकता को आप समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को खड़ा करके कांग्रेस एससी समाज को आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास हम लोगों ने देखा है। कांग्रेस ने ही बाबा साहब को 1952 में हराने का काम किया। कांग्रेस ने ही बाबू जगजीवन राम का इस्तेमाल किया, और बाबू जगजीवन राम को जब वो पद मिलना था, प्रधानमंत्री का पद मिलना था, उस पद से उनको दूर रखा। एक स्थिति ऐसी भी बनी थी कि जब बाबू जगजीवन राम एक इस देश के राष्ट्रपति बन सकते थे, तो कांग्रेस ने उनको हटाने का काम किया। तो ये पूरा षड्यंत्र आप देख सकते हैं। सीताराम केसरी का क्या हाल हुआ है, क्या आप कोई इतिहास भूल सकता है? वही हाल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी है। मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन एससी समाज का प्रतिनिधित्व वो नहीं करते हैं। वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस देश में धर्म और जाति की नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार है। जिस तरीके से सर बात किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने अब से पहले जो सरकारें होती थी, तो वो एनडीए की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार होती। अब जो मौजूदा सरकार है वो मोदी सरकार बोली जाती। मोदी ने खुद को एक ब्रांड के तौर पे स्थापित कर दिया है। इस दौर में मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा होना चाहिए जो उनको टक्कर दे सके। तो क्या लगता है इतने विपक्षी दलों में ऐसा कौन सा चेहरा है जो मोदी चेहरे के सामने सटीक बैठ सकता है? केवल दो चेहरे हैं, आदरणीय मायावती जी और दूसरा चेहरा है आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब।
इसके अलावा सारे चेहरे धूमिल हैं, इन चेहरों में दम नहीं है। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, आज इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में आई है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने वो रास्ते बनाए, कांग्रेस ने उनको गलियारा दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए नए रास्ते और रेड कारपेट बिछाया कि अब आप आइए, अब हम पीछे बैठ करके आपका सपोर्ट करेंगे, अब आप सत्ता संभालिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के चुनावी दौर में, 14 का जो इलेक्शन होना था, मोदी साहब क्या क्या कहते थे। मोदी साहब ने आधार कार्ड की अवहेलना की, उसकी बात को उन्होंने खारिज किया। मोदी साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है। मोदी साहब ने कहा कि हम काला धन लेके आएंगे। मोदी साहब ने कहा कि इस देश से हम बेरोजगारी मिटाएंगे। तो ये रास्ते किसने बना के दिए? कांग्रेस ने बना के दिए। और कांग्रेस ने जो है रेड कारपेट भारतीय जनता पार्टी के लिए बिछाया और रेड कारपेट पर चल करके जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय इस देश में पूर्ण रूप से जो राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित कर रही है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हास्यास्पद ये है कि कांग्रेस इनके पॉलिसीज को लेकर के आज तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं और ये उसी प्रगति से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो इस देश का एससी समाज और मुसलमान समाज जब एकजुट हो जाएगा और एक साथ जब हमें आमंत्रित किया जाएगा तभी रोक सकते हैं। अन्य विपक्षी दलों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अब आप एक एक मामले ले लीजिए। क्या ममता बनर्जी जो है एनडीए का हिस्सा नहीं थी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं रही हैं? क्या पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई? क्या नीतीश कुमार साहब, जो अपने आप को बड़ा ही बेहतर और बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही सुशासनवादी या सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में काम नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के साथ रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, उस टेन्योर को आप देखिए। दो दो बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार बना चुके हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे? भारतीय जनता पार्टी की हाथ में इन सब की लगाम है। तो आप और इस देश के लोगों को जो विपक्ष मूर्ख बना रहा है, उससे इस देश की जनता को समझना चाहिए। इनके आपसी इतने इख्तिलाफ हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। अभी टीएमसी को लेकर के जो है अधीर रंजन साहब ने क्या कह दिया, एक बड़ा बयान आया और उससे भी बड़ा बयान आ गया केजरीवाल साहब का। केजरीवाल साहब कह रहे हैं जब तक आप ऑर्डिनेंस में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। अब आप देखिए केजरीवाल साहब जब झूठ का पुलिंदा बनाते थे, भ्रष्टाचार की लिस्ट बनाते थे, तो उस भ्रष्टाचार की लिस्ट में सबसे पहले कांग्रेस खड़ी थी। भ्रष्टाचार के नाम पर ही तो इन्होंने जो है दिल्ली में सरकार बनाई और वोट मांगे और इस बार तीसरी बार सरकार है। तो ये सब सड़े गुले हुए लोग हैं। ये खुद अपने आप में भ्रष्टाचारियों की एक जमात इकट्ठा हुई है जो बड़े भ्रष्टाचारी को हटाना चाहती है। तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसमें शरीक नहीं होती है। क्या बड़ा रीज़न हो सकता है कि दलितों को और जो आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हो, जैसा कि अभी देखा जाए कि अखिलेश यादव के साथ में मुस्लिम जो है कंधे से कंधा बना मिला के खड़ा रहा। लेकिन अभी उनका एक बयान आया, उन्होंने पीडीए करके बनाया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। उसमें मुस्लिम शब्द उन्होंने गायब कर दिया। अब वो मुस्लिम शब्द लेने से भी गुरेज कर रही हैं। और जो ये विपक्षी दल है, ये जो बड़ी-बड़ी जो दलित पार्टियाँ की जाए या फिर बड़े जो मुस्लिम लीडर्स की बात कर जाए, उनको इग्नोर करने का कारण क्या हो सकता है? क्यों नहीं उनको शामिल करना चाह रहे हैं? नहीं, इनकी दरअसल पॉलिसी में था ही नहीं। और हम तो धन्यवाद और शुक्र मनाते हैं कि आप जैसे लोग मीडिया कर्मी आए, आप जैसे जर्नलिस्ट 2012 के बाद से एक नई ऊर्जा के साथ आए, जिससे इन लोगों की पोल खुल सकी है। इससे पहले तो इन लोगों ने मूर्ख बना करके जो है हमारे वोटों का इस्तेमाल किया और हमारे ही खिलाफ इन लोगों ने षड्यंत्र किया। आपने अखिलेश यादव जी की बात की। सत्ता बनते ही 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। उस मुजफ्फरनगर दंगे में 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों की मृत्यु हुई और आज भी भारी तादाद में लोग जो है बेघर और बेरोजगार हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे की कभी जो है माफी मांगी है? कभी नहीं। और ये एक बड़ा ही जो है एक कहते हैं ना जोक बना हुआ था। उधर जो है लाशें जल रही थी और इधर सैफई में जो है नाच चल रहा था।
तो हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस देश के जो पीड़ित समाज है, चाहे एससी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज है, उसकी प्रगति के लिए काम करेंगे? ये बिल्कुल ही हम लोग को संदेहास्पद स्थिति लगती है। इसलिए हम फिर से ये कहना चाहते हैं, ये गठबंधन नहीं है, ये महाठग बंधन बनने वाला है, जो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। सर जैसा बात किया जाए विपक्षी दल एक तरफ जिस तरीके से मुस्लिम समाज का और दलित समाज का इस तरीके से अवहेलना कर रहे हैं, वहीं बात की जाए सत्ता पक्ष की तो लगातार तमाम खबरें लगातार आती रहती हैं। वहीं जब मोदी जी विदेश में जाते हैं और वो वहां पे जब उनसे सवाल किया जाता है इस मुद्दे पर, तो वो बोलते हैं कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सोशल मीडिया ने वो ताकत दे दी है इस देश के नागरिकों को सोचने और समझने की। मोदी साहब देश दुनिया में कहीं पर कुछ भी बड़ाई कर रहे हो, लेकिन इस देश का दर्द तो हम महसूस कर रहे हैं ना। हम प्रतिपल प्रतिदिन इस देश में शोषण का शिकार हो रहे हैं और इस देश का नागरिक गवाह है कि क्या चल रहा है इस देश में। हमने तो उम्मीद की थी कि मोदी साहब जब अमेरिका और इजिप्ट से वापस आएंगे तो मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर के एक बेहतर और बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन मणिपुर को छोड़िए, उन्होंने आते ही इस देश में फिर से आग फैलाने का काम किया, आग जलाने का काम किया। मोदी साहब ने अपने अभिभाषण में, कल के ही एक अभिभाषण में, कार्यक्रम में कहा कि मुसलमान महिलाओं के साथ जो है, मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना अत्याचार और शोषण होता है। हमने 3 तलाक दे करके उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है नए रास्ते बनाए। मोदी साहब, क्या इस देश में सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर ही अत्याचार हो रहा है क्या? इस देश में मुस्लिम महिलाओं के अलावा भी महिलाएं हैं। आप देवदासी के नाम पर इस देश में मंदिरों में पुजारी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। क्या वो इस देश की महिलाएं नहीं है? क्या वो महिलाएं नहीं हैं जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में एक महिला 5-5 पुरुषों से शादी करने के लिए मजबूर है? क्या ये महिलाएं नहीं हैं? इन महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप उन महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते जिनको हिंदू कोड बिल के आधार पर जो नए कानून आए, जिसमें द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसकी धारा जो 17 है उसमें कहता बायगमी इज प्रोहिबिटेड, यानी एक पुरुष 2 विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन इस देश में हिंदू के नाम पर इतने सारे पुरुष और उदाहरण मिलेंगे जो एक से ज्यादा महिलाओं के साथ उन्होंने शादी की है। उन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इसी को लेके तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कोड आ रहा है, इसी को लेके तो आ रहा है अभी जो नया कानून बन रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले इस देश में रिफॉर्म की जरूरत है, सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। कल ही मेरी एक डिबेट में चर्चा चल रही थी, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने सोशल रिफॉर्म के तहत सती प्रथा हटाई, हमने विधवा विवाह हटाया। तो मेरा ये कहना कि यूसीसी लाने से पहले इस देश में जाति व्यवस्था का विनाश करिए। ये जाति व्यवस्था इस देश में नासूर है। इस जाति व्यवस्था ने इस देश के विकास को रोका है। इस जाति व्यवस्था ने मानव मानव के बीच में जो है भेद करके रखा है और इस जाति व्यवस्था ने मानव मानव के बीच में नफरत फैलाई है। सबसे पहले इस देश में अगर कोई कानून आना चाहिए यूसीसी से पहले, तो एबॉलिशन ऑफ कास्ट एक्ट आना चाहिए, ताकि इस देश में हम समानता की बात कर सकें। इस देश में जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही तो मानव को समझा जा रहा है और इसी के आधार पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो पहले तो सबसे पहले इस देश में जो हिंदू कह करके आप सबको समेटने का काम कर रहे हैं, इस हिंदू व्यवस्था में आप समानता के लिए काम करिए। यूसीसी को पहले लाने से पहले आप इस देश की वर्ण व्यवस्था में समानता लाइए, ताकि इस देश के सभी हिंदू समान रूप से एक कानून का पालन कर सके। अभी हमने परसों के वो उदाहरण देखे जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी गई एक मंदिर में, तिरुपति के मंदिर में गई और जगन्नाथ मंदिर में गई, और उस मंदिर में क्या हुआ कि उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया, जबकि उनके साथ कुछ अन्य लोग गए थे जिनको गर्भगृह में जाने दिया गया। ये मानसिकता को समझने की जरूरत है। इस देश में पद महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस जाति, किस वर्ण और किस
व्यवस्था से आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यूसीसी लाने से पहले इस देश की वर्ण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ताकि इस देश में हम समानता का राज स्थापित कर सके, ताकि सभी लोग प्रगति की तरफ आगे बढ़ सकें। एक और आखिरी अंतिम सवाल होगा हमारा। जिस तरीके से बात किया जाए, ओपी राजभर लगातार कहते रहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को पीएम पद का दावेदार घोषित कीजिए और आप मुझे जिस गठबंधन में बुलाएंगे 2 घंटे फोन करिए, 2 घंटे पहले, और मैं आ जाऊंगा। एक तरफ आपका भी जो एक रुझान है उस तरफ रहता है, जिस तरीके से आपने बिहार में गठबंधन किया और आपकी 6 सीटें मिली, वहीं पे बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली। वो गठबंधन आपका काफी सक्सेसफुल रहा। तो ऐसा यूपी में हम एक तीसरा मोर्चा नहीं खड़ा कर सकते हैं कि एक तरफ एमआईएम हो जाए और एक बहन जी हो जाए और राजभर जी हो जाए, ये ऐसा करके तीसरा मोर्चा अगर खड़ा करे तो क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से ये प्रयास जारी है। इस प्रयास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक रुकावट ये आ रही है कि आपने राजभर साहब का नाम ले लिया। राजभर साहब का आप इतिहास देख लीजिए। राजभर साहब जब अपने समाज के नहीं हुए हैं, तो इस गठबंधन में आकर के गठबंधन की जो है नीतियों को कैसे मानेंगे? राजभर साहब की अभी 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई योगी साहब से। तो ये कौन-सी जो है भेंट चल रही है? काम बनाने के लिए आप अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस देश की वाक़ई में जो बुनियादी पीड़ा है, बुनियादी पीड़ा पीड़ा ये है कि इस देश का जो नागरिक है, जिसे असमानता के आधार पर, गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर नीचे रखा गया है, उसको अब उठने का मौका नहीं मिल रहा है जब से ये 2014 की सरकार आई है। इसका एक साधारण सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि 2019 में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कानून आया, उस कानून के लागू होने से पहले 49.5% आरक्षण जो है एससी, एसटी, ओबीसी को निर्धारित था और इसकी लिमिट को कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन ईडब्ल्यूएस ने 10% का जो है ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन अलॉट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है अपहेल्ड किया कि हाँ, ये सही है। इस पर यह प्रश्न आ रहा है कि 10% के नाम पर जो बचा हुआ 40% अनरिजर्व्ड पार्ट बच रहा है, उसका भी इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। कैसे? अब आप इसको देखिए, पहले जो भर्तियां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन और जो है नौकरियों में भर्तियां होती थी, तो उसमें लिस्ट जारी होती थी। एक लिस्ट होती थी ओपन कैटेगरी लिस्ट। उस ओपन कैटेगरी लिस्ट में एससी, एसटी, ओबीसी के सभी बच्चों की लिस्ट एक साथ बनती थी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी का बच्चा ओपन लिस्ट और ओपन कैटेगरी के नाम पर एडमिशन लेता था या नौकरियों में जाता था। अब आप देखिए षड्यंत्र कितना बड़ा है कि एससी का बच्चा भले ही टॉप किया हो ओपन कैटेगरी में, लेकिन वो अपने ही रिजर्व कैटेगरी में ही एडमिशन लेगा या नौकरी पाएगा। तो 49.5% का जो रिजर्व क्राइटेरिया के अलावा 51.5% है जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर वही लोग खा रहे हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। तो आप सीधे तौर पर देखेंगे एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज की हम बात करें तो 85% हिस्सा ये लोग बनाते हैं और जो 15% हिस्सा बना रहा है वो 50.5% का आरक्षण 10% संवैधानिक रूप से और 40.5% आरक्षण असंवैधानिक रूप से वो ले रहा है। तो ये सारे षड्यंत्र हमारे लिए किए जा रहे हैं, इसलिए हमारी प्रगति में बाधा है। तो हमें चाहते हैं कि इस देश में ऐसी सरकार आए भविष्य में जो भारतीय संविधान के आधार पर चले, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। और बाबा साहब ने संविधान के आखिरी दिन जब उन्होंने समर्पित किया और उन्होंने कहा कि ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में आएगा तो इस देश की प्रगति होगी और बुरे लोगों के हाथ में आएगा तो देश में जो है गर्त बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस देश में भारतीय संविधान और इस देश के नागरिकों को पूर्ण रूप से आगे लाने के लिए एक बेहतर सरकार की जरूरत है और उस चीज की भरपाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है। अकेले अकेले अगर लड़ा जाए तो मौजूदा जो चुनाव आने वाला है उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है जिस हिसाब से। लेकिन क्या अगर उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो क्या एआईएमआईएम और बीएसपी के गठबंधन की बात चल रही है कहीं अंदरूनी? नहीं, हम लोगों का प्रयास जारी है। हम लोगों ने 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं
कि एससी और मुस्लिम का जो एक गठजोड़ हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी या इस तरह की सामंतवादी ताकतें या इस तरह की फासीवादी ताकतों को हटाया जा सके। लेकिन हमारा आने वाले समय के लिए एक प्रयास जारी है। हमने बाहें अपनी खोल दी हैं। बहुजन समाज पार्टी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम उनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं ताकि इस देश में जो फासीवादी सरकारें हैं, उनको हम इस सत्ता से दूर रख सकें और इस देश में बेहतर सरकार ला सकें। जैसा उदाहरण आदरणीय मायावती जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में दिया है, वैसा शासन इस देश की ज़रूरत बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका, शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे कि इस वक्त जब हम सर से बात करते हैं, सर ने किस तरीके की तमाम बातों को हमारे सामने क्लियर किया कि किस तरीके से जो है जो बीजेपी है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके विपक्षी दलों की जो जो मीटिंग होती है वहाँ पे एमआईएम को और बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके आप उस गठबंधन को उस लेवल तक नहीं ले जा सकते हैं जिससे बीजेपी को रोका जा सके। तो बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम समाज और दलित समाज के साथ साथ उन सभी विपक्षी दलों को साथ आना होगा। और उसके साथ साथ सर ने जहां पे बोल भी दिया कि बहन जी ही एकमात्र वो बड़ा चेहरा है जो बीजेपी को रोक सकते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, क्या जानना, वो अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।